सो हेलो फ्रेंड्स, आज सीखने वाले हैं हम लोग आईसी इंजन सब्जेक्ट्स। तो आईसी इंजन सब्जेक्ट में हम लोग जो टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस जो मॉड्यूल है उसका हम लोग एक पार्ट सीखने वाले हैं, दैट इज हीट बैलेंस शीट, है ना। तो हीट बैलेंस शीट और उसके रिलेटेड कंसेप्ट हम लोग देखेंगे आज, और हीट बैलेंस शीट के प्रॉब्लम्स पे हम लोग ज्यादा फोकस करने वाले, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में हीट बैलेंस शीट का प्रॉब्लम कंपलसरी आता है आईसी इंजन सब्जेक्ट में, है ना। 10 से लेके 15 मार्क्स तक का प्रॉब्लम पूछता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, है ना। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके प्रॉब्लम्स हम लोग निम्नलिखित से स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, फॉर्मूलेस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम पे जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सब में पहले देखो आईसी इंजन का हमारा टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस, उसमें हीट बैलेंस शीट, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सब में फर्स्ट जो थिंग है वो हमको पता है कि जो भी इंजन सिलेंडर होता है, इंजन सिलेंडर के अंदर जो पावर डेवलप होता है, तो पावर कैसे डेवलप होता है। जो भी फ्यूल है, कोई भी फ्यूल रहेगा, अगर पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल फ्यूल रहेगा, डीजल इंजन है तो डीजल फ्यूल रहेगा, या फिर अदर कोई रहेगा तो अलग अल्टरनेटिव फ्यूल होता है। ओके, तो जो भी बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जो भी ये फ्यूल होता है, फ्यूल इंजन सिलेंडर के अंदर जाएगा, फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल बर्न होने के बाद उसका जो भी हीट एनर्जी है, वो हीट एनर्जी क्या होती है, फिर मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती है, और वहां से वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होके फिर वो इंजन को रन करती है ना। तो इस तरह से इंजन रन होता है। तो जो भी पावर डेवलप होता है इंजन सिलेंडर के अंदर, जो भी पावर डेवलप होता है वो किस तरह से होता है, वो भी जो भी फ्यूल है, वो फ्यूल को बर्न होने के बाद जो उसकी हीट प्रोड्यूस होगी उससे पावर डेवलप होता है ना। तो अब जो भी पावर डेवलप्ड हो रहा है इंजन में, वो कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि सब में फर्स्ट है इंडिकेटेड पावर, है ना। तो अब इंडिकेटेड पावर किसको बोलते हैं। इंडिकेटेड पावर मतलब जो एक्चुअल पावर डेवलप इनसाइड द कंबशन चेंबर, है ना। अभी जो भी सिलेंडर का जो कंबशन चेंबर है उसके अंदर जो एक्चुअल पावर डेवलप हो रहा है बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल, है ना। जो भी फ्यूल है उसको बर्न करने के बाद, कंबशन चेंबर के अंदर फ्यूल को बर्न करने के बाद जो एक्चुअल पावर वहां पे डेवलप्ड हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडिकेटेड पावर बोलते हैं, है ना। इंडिकेटेड पावर, ये हो गया। अब इसके बाद सेकंड है हमारा ब्रेक पावर। अब ब्रेक पावर किसको बोलते हैं, ब्रेक पावर या फिर हम उसको शाफ्ट पावर भी बोल सकते हैं, है ना। तो अभी शाफ्ट पावर या ब्रेक पावर क्या होता है। ब्रेक पावर मतलब द डेवलप्ड, या फिर बोल सकते हैं हम लोग की पावर ऑब्टेन्ड, है ना। पावर ऑब्टेन्ड एट द इंजन क्रैंकशाफ्ट, और इंजन का जो क्रैंकशाफ्ट है ना, आप लोग को पता है कि भाई कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले ऊपर पिस्टन होता है, पिस्टन के बाद क्या रहता है, पिस्टन इज कनेक्टेड विद द कनेक्टिंग रॉड, है ना। फिर कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड ऊपर पिस्टन से कनेक्ट रहता है गजन पिन से, और नीचे का जो बिग एंड होता है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड रहता है, क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है ना। एक क्रैंक रहता है और क्रैंक के बीच में शाफ्ट होती है ना, जिसको क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं हम लोग ना। तो क्रैंक शाफ्ट के पास जो हमको पावर मिल रही है, जो पावर हम लोग को इंजन की मिल रही है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक पावर, है ना। उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक पावर बोलते हैं। अब तीसरा वाला होता है फ्रिक्शन पावर, है ना। अब फ्रिक्शनल पावर क्या होता है। फ्रिक्शनल पावर मतलब जो ब्रेक पावर है और जो इंडिकेटेड पावर है। ऑब्वियसली इंडिकेटेड पावर हमेशा ज्यादा रहेगा, है ना, और ब्रेक पावर हमेशा इंडिकेटेड पावर से कम रहेगा, क्योंकि इंडिकेटेड पावर मतलब जो इंजन सिलेंडर में डायरेक्टली फ्यूल बर्न होने के बाद जो पावर मिल रहा है वो, है ना। अब फ्यूल बर्न होगा, उसके वजह से पिस्टन क्या होगा, पावर स्ट्रोक में पिस्टन नीचे ढकेला जाएगा, है ना, पुश किया जाएगा पिस्टन को नीचे, पिस्टन नीचे जाएगा तो कनेक्टिंग रॉड ऑसिलेट होगा और क्रैंकशाफ्ट रोटेट होगा, है ना। तो क्रैंकशाफ्ट जो रोटेट हो रहा है वहां पे जो पावर मिल रहा है वो ब्रेक पावर, है ना। तो बीच में इतने सारे लिंकेजेस आ गए तो वहां पे फ्रिक्शन लॉस होता है ना। तो उस वजह से ब्रेक पावर क्या होगा, कभी भी कम रहेगा इंडिकेटेड पावर से ना। तो अब ये जो डिफरेंस है बिटवीन द इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर, है ना, देखो इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर के बीच में जो पावर लॉस होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिक्शन पावर बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि फ्रिक्शनल पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टर्म है देखो मैकेनिकल इफिशियंसी। अब मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होता है, मैकेनिकल इफिशियंसी होता है सिंपली इट इज अ रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर, है ना। ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर का जो रेशियो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल इफिशियंसी बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब देखो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है। मीन इफेक्टिव प्रेशर इट इज अ हाइपोथेटिकल प्रेशर। जो पावर स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक के दौरान जो भी प्रेशर रहेगा किसके ऊपर, पिस्टन के हेड के ऊपर, है ना, थ्रू आउट द पावर स्ट्रोक, उस प्रेशर को क्या बोल रहे हैं हम लोग, ब्रेक इफेक्टिव प्रेशर बोल रहे हैं हम लोग, है ना। तो अभी मीन इफेक्टिव प्रेशर जनरली क्या होता है, जनरली क्या हो रहा है कि जो भी फ्यूल है हमारा वो कंबशन चेंबर के अंदर क्या होता है, बर्न होता है ना। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल इनसाइड द कंबशन चेंबर, उसके बाद क्या होता है, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा, एयरफिल मिक्सचर बर्न होगा। बर्न होने के बाद वो गैसेस एक्सपांड होते हैं ना। अब एक्सपांड होने के बाद गैसेस को दूसरी तरफ किधर जाने की जगह नहीं है,
इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद है, तो वो गैसेस क्या करेंगे, गैसेस एक्सपांड हो गया और एक्सपांड होते हुए क्या करेंगे, वो पिस्टन को नीचे पुश करेंगे ना। तो जब ये पिस्टन को नीचे पुश कर रहे हैं तो पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर आने वाला है थ्रू आउट द पावर स्ट्रोक है ना, जो गैसेस को पुश करेंगे उस प्रेशर को क्या बोल रहे हैं हम लोग, मीन इफेक्टिव प्रेशर बोल रहे हैं। ओके, तो चलो अब सारे फॉर्मूले से जो हम लोग को यूज करना है और वो फॉर्मूले आप लोग को एकदम अच्छे से, सब में पहले फॉर्मूले आपको याद कर लेना पड़ेगा, तभी जाके आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा, है ना। तो देखो जैसे कि आप लोग को यहाँ पे फॉर्मूलेज नजर आ रहे हैं, ये सब सारे फॉर्मूलेज है, ये फॉर्मूलेज आपको सब में पहले पक्का अच्छे से याद कर लेना है ना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, डायरेक्टली प्रॉब्लम पे जाते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग हमारा हीट बैलेंस शीट का। यहाँ पे मैं आपको उसका स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है नीचे, पहले आप लोग भी पहले स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेना। ओके, देखो स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन अ टेस्ट ऑन ए सिंगल सिलेंडर 4-stroke डीजल इंजन विद अ बोर 400 mm and length of stroke is 450 mm. The following observations were made, है ना। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट कितना है, 1 hour का ड्यूरेशन दिया है। फ्यूल कंजम्पशन दिया है 7.5 kg। सीवी मतलब कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कितना दिया है, 44,500 किलो जूल पर केजी दिया है। उसके बाद देखो टोटल रिवोल्यूशन दिया है हम लोग को 12,000 पर आवर दिया है। ओके, देन उसके बाद देखो इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया है ना। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना दिया है, 3.75 बार दिया है। उसके बाद देखो नेट ब्रेक लोड है ना, नेट ब्रेक लोड दिया है हम लोग को 1500 न्यूटन। देन ब्रेक ड्रम का डायमीटर दिया 180 सेंटीमीटर। देन रोप ड्रम डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर। जैकेट कूलिंग वाटर इज 600 kg है ना, कूलिंग वाटर का मास दिया 600 kg। उसके बाद राइज इन कूलिंग वाटर टेम्परेचर, कूलिंग वाटर के टेम्परेचर में जो राइज हो रहा है वो हम लोग को बताया यहाँ पे 42 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद देखो टोटल एयर कंजम्पशन, मास ऑफ एयर, टोटल एयर कंजम्पशन कितना दिया है, 361 kg दिया है। एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर दिया है हम लोग को 300 डिग्री सेंटीग्रेड और रूम टेम्परेचर, जो बाहर का रूम का टेम्परेचर है, एयर का टेम्परेचर है, वो दिया है हम लोग को 20 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस 1.01 किलो जूल पर केजी डिग्री केल्विन। अब देखो कैलकुलेट क्या करना है हम लोग को, निकालना क्या क्या है, मैकेनिकल इफिशियंसी, इंडिकेटेड एंड ब्रेक थर्मल इफिशियंसी निकालना है और ड्रॉ हीट बैलेंस शीट ऑन मिनट बेसिस, है ना। इतना बोला है। सब में पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है आप लोग को, सब में पहले हम लोग को गिवन डाटा लिखना है कि क्या क्या दिया हुआ है ना। अभी गिवन डाटा यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सब में पहले। फर्स्ट इज गिवन डाटा, है ना। ये हमारा गिवन डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, गिवन डाटा से हर चीज अपने को समझ में आएगी। फर्स्ट स्टेप सब में पहले गिवन डाटा लिख देना है आपको। देखो प्रॉब्लम का एक एक लाइन पढ़ता हूं मैं, गिवन डाटा लिखेंगे हम लोग। देखो इन अ टेस्ट ऑन सिंगल सिलेंडर 4-stroke एसआई इंजन, बोर डायमीटर कितना है 400 mm है। देखो तो डी, कैपिटल डी दिया है, डायमीटर ऑफ बोर कितना दिया है 400 mm। तो सब में पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे, 400 डिवाइड बाय 1000 करो इंटू 10⁻³ करो, कैसे भी करो चलेगा, लेकिन आंसर कितना आ रहा है इसका 0.4 मीटर आ रहा है। उसके बाद देखो और क्या दिया है हम लोग को, एंड स्ट्रोक, लेंथ ऑफ स्ट्रोक कितना दिया है 450 mm है ना। लेंथ ऑफ स्ट्रोक मतलब एल होता है, कैपिटल एल से डिवाइड करना है, 450 ये भी mm में है ना। तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा 0.45 मीटर, है ना। देन उसके बाद देखो ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 1 आवर है ना, ये हमको कंसीडर रखना है। उसके बाद देखो फ्यूल कंजम्पशन, मास ऑफ फ्यूल है ना, फ्यूल का जो कंजम्पशन है एमएफ कितना दिया है, मास ऑफ फ्यूल दिया हम लोग को 7.5 kg, 7.5 kg दिया है। उसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल सीवी, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कितना दिया है 44,500 किलो जूल पर केजी। ओके, देन देखो उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है हम लोग को, टोटल रिवोल्यूशंस है ना, 12,000 पर आवर है। देखो टोटल रिवोल्यूशंस मतलब एन दिया है हम लोग को, है ना। टोटल रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस एन दिया है हम लोग को, कितना दिया है 12,000 पर आवर दिया है ना। अभी पर आवर दिया है तो पर आवर चाहिए कि हम लोग को नहीं चाहिए, पर मिनट में चाहिए ना। तो हम लोग को जो हीट बैलेंस शीट है वो पर मिनट में बेसिस पे निकालना है। तो पर मिनट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइडेड बाय 60 कर दो, है ना। तो पर मिनट में आ जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 60, ये 0 कैंसिल, 6 हो गया 6 2 12, तो कितना आ गया 200 RPM आ गया, रिवोल्यूशन पर
मिनट आ गया है ना, 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट में आ गया, n मिल गया हम लोग को, है ना। अब उसके बाद देखो और क्या दिया है हम लोग को, है ना, आगे सीबी दिया है। अब इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, है ना, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर मतलब पीएम, मतलब पीएम मतलब क्या रहता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर, है ना। अब इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर बोला तो पीएम आई कर देना आगे ना। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना दिया है, 3.75 बार, है ना। अब देखो 3.75 बार दिया है, ये बार को कन्वर्ट कर लो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। देखो अभी बार से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का क्या कन्वर्जन है, इंटू 10⁻⁵ करना है ना। क्या कर देना है, 3.75 इंटू 10⁻⁵, ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल लिख सकते हो आप। ओके, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और क्या दिया है हम लोग को, नेट ब्रेक लोड। नेट ब्रेक लोड मतलब हम लोग को जनरली डायरेक्टली वैल्यू दिया है W माइनस एस का, क्योंकि ब्रेक रोप डायनामीटर है ना, ब्रेक रोप डायनामीटर से ब्रेक पावर मेजर किया है, जो डिवाइस होता है ब्रेक रोप डायनामीटर जिससे हम लोग ब्रेक पावर मेजर करते हैं इंजन का, तो ब्रेक रोप डायनामीटर यूज किया है। तो वहां पे W माइनस एस जो टर्म है इसका डायरेक्टली वैल्यू हम लोग को यहाँ पे नेट लोड दे दिया उसने ना, कितना दिया, 1500 न्यूटन, है ना। जनरली W मतलब क्या होता है, लोड, जो भी लोड लगा रहे हैं हम ब्रेक लोड पे वो, और यस क्या होता है, स्प्रिंग लेंथ, है ना। ये दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट करके मिलता है वैल्यू। यहाँ पे डायरेक्टली नेट लोड उसने दे दिया है ना, तो W माइनस एस का वैल्यू डायरेक्ट दिया। उसके बाद देखो ब्रेक ड्रम का डायमीटर दिया है, ब्रेक ड्रम का डायमीटर को DB से नोट करेंगे हम लोग। ब्रेक ड्रम का डायमीटर दिया है 180 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद रोप डायमीटर दिया है, रोप ड्रम का डायमीटर दिया है DR, रोप ड्रम का डायमीटर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। ओके, और क्या दिया है देखते हैं हम लोग। देखो राइज जैकेट कूलिंग वाटर, है ना। अभी जैकेट कूलिंग वाटर कितना है, 600 kg। जैकेट कूलिंग वाटर में मास ऑफ वाटर MW, मास ऑफ वाटर कितना दिया है, 600 kg दे दिया है हम लोग को। अब उसके बाद देखो राइज इन कूलिंग वाटर टेम्परेचर, कूलिंग वाटर के टेम्परेचर में जो राइज हो रहा है वो हम लोग को दिया है। कूलिंग वाटर टेम्परेचर का राइज मतलब क्या होता है, ये होता है TC2 माइनस TC1। इसका डायरेक्टली वैल्यू दे दिया है हम लोग को, कितना दिया है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है शायद, है ना। 41 दिया है कि 42 दिया है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये दे दिया है राइज इन टेम्परेचर। और क्या दिया है हम लोग को, टोटल एयर कंजम्पशन। टोटल एयर कंजम्पशन मतलब मास ऑफ एयर दिया है, कितना दिया है, 361 kg। मास ऑफ एयर दिया है 361 kg, तो MA दे दिया हम लोग को 361 kg दे दिया। और देखो और क्या दिया, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर मतलब T0 की वैल्यू दिया है हम लोग को 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और देखो एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर, है ना, एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर जो है वो TG, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर दिया हम लोग को 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और स्पेसिफिक हीट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस मतलब SPG, स्पेसिफिक हीट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस दिया 1.01 किलो जूल पर kg डिग्री केल्विन दे दिया हम लोग को। ओके, इतने सारे वैल्यू हम लोग को दे दिए, इतना बड़ा गिवन डाटा है हमारे पास। और हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को 3 चीजें निकालने के लिए बोला है एक सब में। फर्स्ट हम लोग को बोला है कि मैकेनिकल इफिशिएंसी निकालना है हम लोग को, है ना, एटॉमिक निकालना है। देन सेकंड क्या बोला है हम लोग को, सेकंड वैल्यू हम लोग को निकालना है इंडिकेटेड एंड ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी, है ना, मतलब एन इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी एंड एन ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी निकालना है। और थर्ड हम लोग को बोला है हीट बैलेंस शीट, है ना, ड्रॉ हीट बैलेंस शीट, है ना। हीट बैलेंस शीट हम लोग को ड्रॉ करना है ना। हीट बैलेंस शीट मतलब उसमें कुछ टर्म्स होते हैं वो निकालने होते हैं ना, जैसे मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। ओके, अब इतना सारा गिवन डाटा हम लोग को दे दिया है, तो सब में पहले फर्स्ट वैल्यू हम लोग निकालेंगे एन मैकेनिकल इफिशिएंसी, है ना। मैकेनिकल इफिशिएंसी निकालना है तो अब देखो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं हम लोग। मैकेनिकल इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, सब में पहले मैकेनिकल इफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। क्या है मैकेनिकल इफिशिएंसी का फॉर्मूला, इट इज ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। ओके, ब्रेक पावर डिवाइड बाय इंडिकेटेड पावर। अगर हम लोग को परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो, अगर परसेंटेज में नहीं चाहिए कैलकुलेशन के लिए आगे यूज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। ओके,
अब देखो इसके लिए हम लोग को ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर दोनों चाहिए, है ना। तो अब देखो, अब सब में पहले हम लोग को मिलेगा इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर का क्या फॉर्मूला है? इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला हमारे पास है PMI, हम लोग को दिया है ना, मीन इंडिकेटेड इफेक्टिव प्रेशर दिया है ये वाला ना, PMI LAN डिवाइडेड बाय 60 इंटू 1000 कर लेंगे हम लोग। 1000 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो किलोवाट में आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली हम लोग को, है ना। तो इसके लिए डिवाइड बाय 1000 भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब ये जो स्मॉल एन है, स्मॉल एन मतलब क्या होता है? स्मॉल एन ये जो वैल्यू होती है, अगर हमारा 2 सिलेंडर इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन है, अगर 2 स्ट्रोक इंजन है तो एन का वैल्यू क्या होता है? इफ इट इज अ 2 स्ट्रोक इंजन, इफ इट इज 2 स्ट्रोक इंजन, स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या रहेगा? स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन रहेगा, है ना। अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या करना है? कैपिटल एन बाय 2 करना है ना। अब हम हमारा देख लेते हैं, हमारा जो इंजन है वो कैसा है, 4 स्ट्रोक है कि 2 स्ट्रोक है। देखो हम लोग क्या बोला, इन अ टेस्ट ऑन अ सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन, कैसा है? 4 स्ट्रोक इंजन है हमारा, है ना। अब हमारा 4 स्ट्रोक इंजन है तो हम लोग को स्मॉल एन की वैल्यू क्या लेना है? कैपिटल एन बाय 2 लेना है ना। और कैपिटल एन मतलब आरपीएम अपने को दिया है 12,000 पर आवर दिया था, उसको हम लोगों ने रिवोल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट कर दिया, 200 आ गया, है ना। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग को लिखना है, तो चलो यहाँ पे अब सब वैल्यूज हम लोग लिख देते हैं। पीएमआई मतलब मीन इंडिकेटेड इफेक्टिव प्रेशर, बार में था, उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया हम लोगों ने, 3.75 इंटू 10⁵। अब देखो एल लेंथ ऑफ स्ट्रोक कितना है? 0.45 मीटर में लेना है हम लोग को, यहाँ पे वैल्यूज 0.45, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट ए मतलब क्या है? एरिया, है ना। अब एरिया कैसे लिखेंगे हम लोग? एरिया लिखेंगे π/4 d स्क्वायर, है ना। तो एरिया यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूं π/4 इंटू डी स्क्वायर, है ना। अभी डी मतलब क्या है? डायमीटर। कौन सा डायमीटर? बोर डायमीटर। बोर डायमीटर कितना है? 0.4 मीटर, है ना। 400 mm मतलब 0.4 मीटर का स्क्वायर, है ना। π/4 d स्क्वायर, ये मिल गया ए एरिया। उसके बाद एन, अब स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या रहता है? कैपिटल एन बाय 2 रहता है ना, क्योंकि हमारा 4 स्ट्रोक इंजन है। 4 स्ट्रोक इंजन है तो कैपिटल एन बाय 2 रहता है, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाय 2। कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है? 200 है ना। तो इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब ये होल टर्म डिवाइडेड बाय क्या है? 60 इंटू 1000 है। तो यहाँ पे हम लोग को ये डाटा किलोवाट में मिल जाएगा। ओके, अब इसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे आंसर मिल जाएगा इंडिकेटेड पावर का। इंडिकेटेड पावर मिल गया हम लोग को 35, आईपी की वैल्यू मिल गई है हम लोग को 35.343 किलोवाट, है ना। ये मिल गया हम लोग को इंडिकेटेड पावर, है ना, 35.343 किलोवाट, है ना। अब इंडिकेटेड पावर मिल गया। अब मैकेनिकल एफिशिएंसी के लिए और क्या चाहिए हम लोग को? ब्रेक पावर चाहिए। तो चलो अब ब्रेक पावर की तरफ जाते समय बोले ब्रेक पावर का क्या है फॉर्मूला? ब्रेक पावर का देखो, अगर हम लोग को इसी तरह से जैसे हम लोग को मीन इंडिकेटेड इफेक्टिव प्रेशर दिया, वैसे हम लोग को ब्रेक मीन इफेक्टिव इंडिकेटेड प्रेशर दिया रहता है ना। ब्रेक मीन इफेक्टिव इंडिकेटेड प्रेशर दिया रहता है, तो डायरेक्टली ये जो फॉर्मूला इसके लिए यूज किया हम लोगों ने, वही सेम फॉर्मूले से हम लोग बीपीपी निकाल सकते थे, है ना। सिर्फ पीएमआई की जगह पीएमबी यूज करना है ना, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर यूज करना है। लेकिन अपने को ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया है क्या? नहीं दिया है ना। तो इसके लिए हम लोग को अनदर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और ऑलरेडी हम लोग को गिवन डाटा में हम लोग को ये वैल्यू दिया है, W-S का वैल्यू दिया है। उसके बाद ये ब्रेक ड्रम डायमीटर, ब्रेक रोप का डायमीटर दिया है। मतलब ये हमारा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हम लोग को? यहाँ पे हम लोग को रोप ब्रेक डायनामीटर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। रोप ब्रेक डायनामीटर में हम लोग जो ब्रेक पावर निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करना पड़ेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे बीपी के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा फिर? W-S इंटू RB इंटू 2πN और डिवाइडेड बाय 60 इंटू 1000 है, क्योंकि हम लोग को किलोवाट में वैल्यू चाहिए तो 1000 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अभी देखो W-S का वैल्यू तो डायरेक्टली हम लोग को मिला है, अलग अलग वैल्यू ने डायरेक्टली उसका जो सब्सट्रैक्शन का वैल्यू नेट लोड हम लोग को डायरेक्टली दे दिया है ना। तो इसलिए हम लोग को W-S का वैल्यू यहाँ पे मिला हुआ है 1500 है।
और वैल्यू हमारी डायरेक्टली न्यूटन में है तो उसको डायरेक्टली न्यूटन में पुट कर दो 1500 इंटू। अब आरबी मतलब क्या होता है? आरबी मतलब रेडियस ऑफ मीन रेडियस ऑफ ब्रेक ड्रम, है ना। अब जो मीन रेडियस है ब्रेक ड्रम की वो कैसे निकालेंगे? मीन रेडियस निकालने के लिए हम लोग को देखो सब में पहले आरबी निकाल लेंगे हम लोग। आरबी कैसे निकालेंगे? आरबी निकालने के लिए हम लोग को ब्रेक का जो डायमीटर दिया है, ड्रम का डायमीटर दिया, ब्रेक ड्रम का डायमीटर कितना दिया है? 180 सेंटीमीटर दिया है ना। प्लस अब देखो जो रोप की थिकनेस हम लोग को दिया, रोप की थिकनेस कितनी है? 3 सेंटीमीटर, है ना। अब जो भी ऐसा ड्रम रहेगा, ये जो ड्रम रहेगा ऐसा, है ना, ये जो ड्रम रहेगा ना, इसके ऊपर ऐसे रोप रहेगी, है ना। अलग वाला मार्कर यूज करता हूं मैं, आपको समझ में आएगा। इसके ऊपर ये रोप रहेगी ऐसे ना, ये रोप रहेगी ऐसे ना, इसके ऊपर ऐसे रोप रहेगी और इधर नीचे हमारा लोड रहता है, एक साइड स्प्रिंग एक साइड लोड रहता है ना। ये ब्रेक ड्रम है हमारा, ओके, ये ब्रेक ड्रम, इसको शाफ्ट लगा, ये हमारा रोप है ना? अब देखो, अब यहां से मुझे मीन रेडियस निकालना है ना, ये हमारा आरबी मीन रेडियस यहां तक का, ओके। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर के रोप की थिकनेस और इधर के रोप का थिकनेस, है ना, ये थिकनेस ऑफ रोप हियर एंड थिकनेस ऑफ रोप हियर, प्लस इसका जो डायमीटर है, देखो यहां से इतना जो इनसाइड वाला जो डायमीटर है, ये क्या है? ये है हमारा डी बी, है ना। और यहां से इसकी जो थिकनेस दिया है, यहां से इतनी, ये जो थिकनेस दिया है, ये है हमारा डी आर, डायमीटर ऑफ रोप डी आर दिया है ना। तो अब इधर का डी आर का वैल्यू प्लस इधर का डी आर का वैल्यू, है ना, और ये डीबी का वैल्यू, ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा? ये पूरा डायमीटर हो जाएगा रोप को पकड़ के, है ना। रोप का थिकनेस पकड़ के डायमीटर कब होगा? एक तो ये डीबी ब्रेक ड्रम का डायमीटर प्लस इधर का थिकनेस रोप का और इधर का थिकनेस, मतलब डबल थिकनेस को हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, है ना। या फिर ये नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो। आरबी के लिए क्या करना है तुमको? आरबी के लिए तुमको डीबी प्लस 2 इंटू डी आर, है ना। ये हो गया हमारा डायमीटर, ये मिल गया हम लोग को पूरा डायमीटर, है ना, रोप को मिला के पूरा डायमीटर मिला, है ना। तो अब रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है, इसलिए डिवाइड बाय 2 करना है ना। अभी डी आर मतलब क्या है? रोप का डायमीटर, है ना। और ये डीबी मतलब क्या है? ड्रम का डायमीटर, ओके। तो ड्रम का डायमीटर कितना दिया है? 180 प्लस 2 इंटू रोप का डायमीटर कितना है? 3 है ना, तो 2 इंटू 3 मतलब ये 6 है, डायरेक्टली डिवाइड बाय 2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 186 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 93, है ना। तो ये आ गया 93 सेंटीमीटर, है ना। अबे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है हम लोग को, क्योंकि वैल्यू हम लोग को कैसे लगेंगे? वैल्यू हम लोग को लगेंगे मीटर में। तो यहाँ पे आर बी का जो वैल्यू है वो हम लोग को मिल जाएगा 0.93 मीटर, है ना। डिवाइड बाय 100 कर लो, सेंटीमीटर को मीटर में वैल्यू मिल जाएगी 0.93 मीटर, ओके। तो अब ये जो 0.93 मीटर है आरबी का वैल्यू, वो यहाँ पे हम लोग को पुट करना है। चलो अब इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से। अब यहाँ पे ये सारे वैल्यू हम लोग को पूछना है। W माइनस एस का वैल्यू कितना है? 1500 है, ओके। इंटू आरबी का वैल्यू कितना मिल गया? 0.93 इंटू 2 पाई इंटू एन, एन का वैल्यू कितना आरपीएम में? 200, है ना, डिवाइडेड बाय 60 इंटू 1000, है ना। अब इसको प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो हम लोग को यहाँ पे ब्रेक पावर का वैल्यू मिल जाएगा, बीपी का वैल्यू मिल जाएगा। कितना आ गया बीपी? बीपी का वैल्यू मिल गया यहाँ पे देखो 29.217, है ना। कितना आ गया? 29.217 किलोवाट, है ना। ये मिल गया हम लोग को, ब्रेक पावर मिल गया 29.217 किलोवाट, ओके। अब देखो ब्रेक पावर मिल गया, इंडिकेटेड पावर मिल गया, तो अब यहां से हम लोग मैकेनिकल एफिशिएंसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो अब मैकेनिकल एफिशिएंसी यहां से हमको मिल जाएगी। देखो एन मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू बीपी। बीपी कितना है? ब्रेक पावर 29.217 डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर कितना मिला है हम लोग को? 35.343 शायद था, शायद, है ना, 35.343 इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि हम लोग को जब आंसर लिखना है तो परसेंटेज में लिखना है। कैलकुलेशन करते टाइम परसेंटेज की जरूरत नहीं है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग को मैकेनिकल एफिशिएंसी का वैल्यू मिल जाएगा इन परसेंटेज। कितना मिल गया? 82.66, 82.66%, ओके। ये मिल गया मैकेनिकल एफिशिएंसी, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम लोग को मिल गया, मैकेनिकल एफिशिएंसी की वैल्यू मिल गई है ना।
अब नेक्स्ट जो वैल्यूज हम लोग को निकालना है, नेक्स्ट वैल्यू हम लोग को क्या बोला है उसने, एन इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी निकालना है और ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकालना है ना। तो देखो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी पहले देख लेते हैं हम लोग। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो है हमारा वो आईपी डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। आईपी डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू है ना। अगर परसेंटेज में चाहिए तो इनटू 100 कर लो। ओके, अब यहाँ पे सारे के सारे वैल्यू हम लोग को पता है, मास ऑफ फ्यूल भी पता है, दिया है, आईपी हम लोगों ने निकाला है, कैलोरीफिक वैल्यू दिया है ना। तो अब ये सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, और पुट करते टाइम एक थोड़ा सा चेंज है जो यहाँ पे ध्यान रखना। देखो आईपी कितना मिला हम लोग को 35.343 डिवाइड बाय मास ऑफ फ्यूल दिया है 7.5 kg पर ईयर, लेकिन क्या है केजी पर आवर है ना, एक घंटे के लिए पर आवर के लिए कितना मास है वो बताया ना। लेकिन हम लोग को जो यहाँ पे इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी निकालना है, यहाँ पे मास ऑफ फ्यूल क्या चाहिए, पर सेकंड के लिए चाहिए है ना, पर सेकंड के लिए मास ऑफ फ्यूल चाहिए ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मास ऑफ फ्यूल है हमारा 7.5 kg है ना। तो इसको सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 3600 से डिवाइड करना है ना, या फिर 60 × 60 याद रखो है ना। ऐसा तुमको समझ में नहीं आएगा तो ऐसे याद रखो 60 × 60। पहले टाइम 60 क्यों किया, आवर से मिनट में आ गया है ना, उसके बाद 60 क्यों किया, मिनट से सेकंड में आ गया। ओके, तो लाइक दैट। अब इनटू कैलोरीफिक वैल्यू कितना है 44,500। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लो, इनटू 100 कर दो, तो यहाँ पे हम लोग को इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी का वैल्यू मिल जाएगा। कितना आ गया, देखो इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी मिल गया 38.13%, 38.13%, ये मिल गया इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी। अब इसी तरह से ब्रेक थर्मल इफिशियंसी भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखो ब्रेक थर्मल इफिशियंसी के लिए हम लोग ऐसा फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, आईपी की जगह बीपी आ जाएगा, बीपी डिवाइड बाय मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। ये फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा एक जो रिलेशन है वो रिलेशन को यूज करके भी निकाल सकते हैं। दो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं है ना। देखो एक तो क्या है, एक फॉर्मूला ये है कि मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या रहता है, बीपी बाय आईपी एक फॉर्मूला है ना। उसके साथ साथ ये भी फॉर्मूला है, देखो बीपी बाय आईपी भी है, और एन ब्रेक थर्मल इफिशियंसी डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी, ये भी फॉर्मूला मैकेनिकल एफिशिएंसी का है ना। ये दोनों को रिलेट करके भी निकाल सकते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी, ये दोनों को रिलेट करके भी निकाल सकते हैं ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे अगर एन बीटी निकालना है अपने को, अगर एन बीटी करना है तो ये आईपी की जगह पे क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा ना। अब देखो ब्रेक थर्मल इफिशियंसी का फॉर्मूला बीपी बाय मास ऑफ फ्यूल इनटू सीवी, ये भी है, या फिर आप ये रिलेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी अपने पास और मैकेनिकल एफिशिएंसी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल जाएगा डायरेक्ट है ना। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू, कोई भी चीज आप लोग कर सकते हो। ओके, तो चलो ये वाला रिलेशन हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे है ना, ये वाला करेंगे, मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी डिवाइड बाय इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। ओके, तो देखो अब ये इसको इधर लेके चले जाएंगे हम लोग, यहाँ पे प्रॉपरली लिख देता हूँ, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी डिवाइड बाय इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। हाँ, तो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी को इधर लेके चल जाओ तो क्या हो जाएगा, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी। देखो इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी कितना है, 38.13 इंटू मैकेनिकल एफिशिएंसी 82.66 है ना। इसको पॉइंट में लिखेंगे तो बेटर रहेगा है ना, इसको ऐसे लिखेंगे तो बेटर रहेगा, 0.3813 इंटू 0.8266। तो यहाँ पे पॉइंट में आंसर मिल जाएगा अपने को ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का। कितना मिल गया ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, देखो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी मिल गया हम लोग को 0.315, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 31.5% है ना, इंटू 100 कर दो 31.5% में आ जाएगा आंसर। ओके, तो समझ में आया ये। देखो मैं साथ ही साथ आपको अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जब प्रॉब्लम्स में जिस तरह से गिवन डाटा होता है उस तरह से आपको फॉर्मूला यूज करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है। देखो आपको ऐसे नजर आएगा, बुक्स में देखोगे अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग फॉर्मूले यूज किए सेम क्वांटिटी के लिए। वो क्यों यूज करता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा है ना, जिस तरह से गिवन डाटा है, जिस तरह से कंडीशंस है, उस तरह से आपको फॉर्मूलेज यूज करना है। ओके,
तो चलो अभी ये सेकंड वैल्यू मिल गया। अब हमारा जो मेन चीज है हीट बैलेंस शीट पे जाना है हम लोग को, हीट बैलेंस शीट निकालना। अब समय पहले देखो हीट बैलेंस शीट मतलब क्या होता है। हीट बैलेंस शीट मतलब सिंपल कुछ भी नहीं है, जो भी हमारा फ्यूल है जो इंजन सिलेंडर के अंदर जाके जब बर्न हो रहा है, तो बर्न होने के बाद जो हीट जनरेट हो रही है, तो जो टोटल हीट जनरेट हो रही है, जो सप्लाइड की जा रही है इंजन को, टोटल हीट सप्लाइड, वो टोटल का टोटल हीट सप्लाइड मैकेनिकल वर्क में टोटली कन्वर्ट नहीं होता है, फिर टोटली यूटिलाइज नहीं होता है। वो हीट सप्लाइड जो होता है वो टोटली यूटिलाइज होता है क्या? नहीं होता है। उसका 30 से 40% यूटिलाइज होता है और बाकी का सब वेस्ट हो जाता है ना। तो वो जो वेस्टेज होता है वो कहाँ कहाँ पे वेस्ट होता है, कितना कितना वेस्ट हो रहा है, कहाँ कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, और जो यूटिलाइज हो रहा है वो कितना यूटिलाइज हो रहा है ना, और टोटल हीट सप्लाइड कितना हुआ है, ये सब वैल्यू हम लोग को निकालनी होती है ना। तो सब में पहले फर्स्ट चीज हीट बैलेंस शीट में हम लोग देखो, हम लोग टेबुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं इसको, या फिर डायरेक्टली ऐसे वैल्यू निकाल के छोड़ दो तो भी चलेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं हीट बैलेंस शीट, उसमें सब में पहला फर्स्ट निकालेंगे हम लोग टोटल हीट सप्लाइड, है ना। देखो टोटल हीट सप्लाइड, अब देखो टोटल हीट सप्लाइड क्या, देखो जो भी हीट बैलेंस शीट निकाल रहे हैं हम लोग, वो हम लोग को निकालना है मिनट बेसिस पे। कैसे निकालना है? मिनट बेसिस पे निकालना है। तो हर एक क्वांटिटी हम लोग को मिनट में चाहिए, आवर बेसिस पे नहीं चाहिए ना। और टोटल हीट सप्लाइड इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल हीट सप्लाइड इज इक्वल टू मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। लेकिन मास ऑफ फ्यूल हम लोग को कैसा दिया है? मास ऑफ फ्यूल हम लोग को दिया 7.5 kg पर आवर बेसिस पे दिया है ना। 1 आवर का जो हम लोग को डाटा दिया है उसमें है, तो ये पर आवर है, 7.5 kg पर आवर है। हम लोग को चाहिए पर मिनट में चाहिए ना। तो ये मास ऑफ फ्यूल को हम लोग क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 60 यहाँ पे कर देना पड़ेगा, है ना। तो मास ऑफ फ्यूल कितना है? 7.5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू कैलोरीफिक वैल्यू है 44,500, है ना। तो यहां से हम लोग को टोटल हीट सप्लाई मिल जाएगा 5,562.5 किलो जूल पर मिनट, है ना। ये हो गया टोटल हीट सप्लाइड, है ना। या फिर इसको हम लोग ऐसे शॉर्टकट में QS भी लिख सकते हैं, हीट सप्लाइड या फिर टोटल हीट सप्लाइड। ओके, तो ये टोटल हीट सप्लाइड हो गया। अब ये टोटल जो हीट सप्लाइड हो रहा है, ये टोटल का टोटल यूटिलाइज होता है क्या? नहीं होता है ना। इसमें से कुछ हीट जो है वो कूलिंग वाटर, जो कूलिंग करने में, इंजन के कूलिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट जो है वो वेस्ट हो जाता है। कुछ हीट जो है वो एग्जॉस्ट गैसेस में वेस्ट हो जाता है ना। और कुछ जो हीट है वो क्या होता है? अनअकाउंटेड हीट लॉस है ना, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। फ्रिक्शन वगैरह उसमें बहुत सारे छोटी छोटी चीजों में, लुब्रिकेशन में वगैरह ऐसी चीजों में लॉस हो जाता है ना। तो ये जो लॉसेस हो रहा है अलग अलग जगह पे, और कितना कितना कहाँ पे लॉस हो रहा है, वो हम लोग को निकालना। अब जो यूटिलाइज होता है एक्चुअल इंजन के वर्किंग में, जो यूटिलाइज होता है वो क्या होता है? वो ब्रेक पावर, है ना। जो ब्रेक पावर जो लग रहा है, वो ब्रेक पावर में जो यूटिलाइज होता है वो एक्चुअल इंजन के वर्क के लिए जा रहा है ना। बाकी कूलिंग वाटर के लिए जो जा रहा है, वो कूलिंग वाटर जो एब्जॉर्ब कर ले रहा है हीट को, वो क्या हो गया? हीट लॉस हो गया, है ना। तो वेस्ट हो गया, वो कुछ काम का नहीं, है ना। उसके बाद दूसरा जो एग्जॉस्ट गैसेस जो लेके चले जा रही है हीट, क्योंकि देखो एग्जॉस्ट जो हमारा साइलेंसर होता है, साइलेंसर आप देखोगे, साइलेंसर एकदम उसका टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहता है। जब भी गाड़ी ज्यादा चलती है तो टेम्परेचर उसका और बढ़ते जाता है, क्योंकि एग्जॉस्ट गैसेस जो बाहर निकल रहे हैं वो बहुत हॉट होते हैं ना, और उनका टेम्परेचर वो उतना हीट लेके साथ में बाहर निकल जाते हैं, एटमॉस्फेयर में हीट वो रिलीज कर देते हैं, जो किसी काम में नहीं आता इंजन, है ना। तो वो भी एग्जॉस्ट गैसेस भी क्या करते हैं? हीट को लेके बाहर चले जाते हैं, मतलब वो हीट डायरेक्टली वेस्ट हो गया, है ना। तो इस तरह से जो डिवीजन हो रहा है हीट का, वो सब उस हम लोग को निकालना है, उसके वैल्यू निकालना है, वही हीट बैलेंस शीट है। ओके, तो सब में पहले टोटल हीट सप्लाई निकाल दिया हम लोगों ने। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट निकालते हैं जो हीट यूटिलाइज हुआ हमारा, है ना। तो ब्रेक पावर यूटिलाइज हुआ वो निकालना है हम लोग को। हीट यूटिलाइज मतलब जो ब्रेक पावर है ये डायरेक्टली यूटिलाइज हो रहा है, टोटली यूटिलाइज हो रहा है। तो ब्रेक पावर हम लोगों ने निकाला था, ब्रेक पावर कितना आया था? 29.217 आया था ना। लेकिन ये कैसा है? पर सेकंड है ना, किलोवाट में पर सेकंड है ना। तो पर सेकंड में हम लोग को इसलिए मिनट बेसिस पे चाहिए, तो इसके लिए इसको इंटू 60 करना पड़ेगा, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1753, है ना। कितना आ गया? 1753 किलो जूल पर मिनट, है ना। ये आ गया ब्रेक पावर, हीट यूटिलाइज बाय दी ब्रेक पावर, या फिर एक्चुअल जो यूटिलाइजेशन हो रहा है हीट का मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होने के लिए, इंजन को रन होने के लिए, वो ये है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हीट रिजेक्टेड टू कूलिंग वाटर,
हीट रिजेक्टेड टू कूलिंग वाटर, है ना। अब जो कूलिंग वाटर है, जो भी हमारा कूलेंट है जो सर्कुलेट होता है इंजन सिलेंडर में, इंजन सिलेंडर की हीट लेके वो बाहर चला जाता है, तो वहां पे जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो हम लोग को निकालना है। तो अब हीट रिजेक्टेड टू द कूलिंग वाटर, इसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है मास ऑफ एमसीपीडीटी होता है ना, सिंपल हमारा एमसीपीडीटी, वही फॉर्मूला हम लोग को यूज करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम के जगह पे क्या आएगा एमडब्ल्यू, मतलब मास ऑफ वाटर, है ना, इनटू सीपीडब्ल्यू मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इनटू डीटी, डीटी मतलब क्या, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर, है ना। जब कूलिंग वाटर अंदर चला गया इंजन में तो उसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, जब रेडिएटर में आ जाएगा वापस तो उसका टेम्परेचर कम रहेगा। तो जो भी चेंज इन टेम्परेचर रहेगा जिसको TC2 माइनस TC1 बोलेंगे हम लोग, है ना। तो राइज इन टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर, है ना। जो TC2 माइनस TC1 डायरेक्टली हम लोग को दिया है, राइज इन टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अभी देखो मास ऑफ कूलिंग वाटर कितना है, मास ऑफ कूलिंग वाटर भी दिया है हम लोग को 600 kg। मास ऑफ कूलिंग वाटर हम लोग को 600 दे दिया है, लेकिन ये 600 क्या है, ऑन आवर बेसिस है ना, 600 आवर है। तो लेकिन हम लोग किसे चाहिए, हम लोग को मिनट में चाहिए, तो इसको डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। देखो तो ये 6 कैंसिल, 6 1 जा 6, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ना। तो 10 पर मिनट हो जाएगा मास ऑफ कूलिंग वाटर, है ना। तो मास ऑफ कूलिंग वाटर कितना है 600 है, लेकिन उसको डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा क्योंकि मिनट में लेना है अपने को, आवर में डाटा है ना। तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। तो मास ऑफ कूलिंग वाटर 10 इंटू सीपीडब्ल्यू की वैल्यू है 4.19, ये कांस्टेंट वैल्यू याद रखना है, ओके। इंटू राइजिंग टेम्परेचर कितना है 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा हीट रिजेक्टेड टू द कूलिंग वाटर, कितना हो गया हीट रिजेक्टेड टू द कूलिंग वाटर, इसका आंसर आ गया 1759.8। कितना आ गया 1759.8, है ना, किलो जूल पर मिनट, है ना। अब इसी तरह से जैसा हीट रिजेक्टेड टू द कूलिंग वाटर निकाले, उसी तरह से हम लोग को निकालना हीट रिजेक्टेड टू द एग्जॉस्ट गैसेस, है ना। जो एग्जॉस्ट गैसेस से जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो निकालना है। उसके लिए भी इसी तरह से सेम फॉर्मूला है। अब देखो मैं बताता हूँ, एमसीपीडीटी यूज करना है वहां पे भी। देखो हीट रिजेक्टेड टू एग्जॉस्ट गैसेस, हीट रिजेक्टेड टू एग्जॉस्ट गैसेस, यहां पे भी देखो एम जी मतलब मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस इनटू सीपी, सीपी के लिए यहां पे क्या आ जाएगा CPG, है ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ एग्जॉस्ट गैस इनटू डीटी, डीटी की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, है ना। तो एग्जॉस्ट गैसेस का चेंज इन टेम्परेचर मतलब TG माइनस TA, रूम टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, है ना, T0 भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर माइनस रूम टेम्परेचर, है ना। और CPG मतलब एग्जॉस्ट गैस स्पेसिफिक हीट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, है ना। और mg मतलब क्या है, मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस। अब यहाँ पे जो मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस है, अब एग्जॉस्ट जो गैसेस है, एग्जॉस्ट गैसेस में क्या रहता है, क्योंकि यहां से देखो मास ऑफ एयर है हमारे पास, एयर आ रहा है ना, और उधर से फ्यूल आ रहा है। मास ऑफ एयर और मास ऑफ फ्यूल दोनों आके उनका मिक्सचर क्रिएट होता है और वो बर्न हो जाते हैं ना। अब बर्न होने के बाद जब एग्जॉस्ट में जाएंगे तो एग्जॉस्ट में क्या है, एयर और फ्यूल दोनों बर्न होने के बाद जो उनका मास है वो है, और मास अपने को पता है कि मास टोटल यूनिवर्स में कहाँ होता है, हर जगह पे कांस्टेंट होता है ना। बर्न होने के बाद भी वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो एयर और फ्यूल का जो टोटल मास है वो मिला के क्या रहेगा, एग्जॉस्ट गैस का मास रहेगा, है ना। एग्जॉस्ट गैस, मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस मतलब मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल, क्योंकि एयर और फ्यूल दोनों मिलके वो बर्न हो रहे हैं तब जाके वो एग्जॉस्ट गैस क्रिएट हो रहा है, राइट। तो इसके लिए मास ऑफ एयर इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिख के बताता हूं, है ना, ये गिवन डाटा का। अभी यहां पे देखो मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ फ्यूल रहेगा, है ना। अब देखो मास ऑफ एयर कितना है, मास ऑफ एयर ma दिया है हम लोग को 361 प्लस मास ऑफ फ्यूल दिया है 7.5 kg, और ये दोनों भी डाटा कैसा है हमारा, आवर बेसिस पे है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा, तो मिनट बेसिस पे डाटा हम लोग को मिल जाएगा, है। हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू मिल जाएगा 6.14, है ना, 6.14 kg पर मिनट, है ना, 6.14 kg पर मिनट, है ना। ये मिल गया मास ऑफ गैस 6.14 kg पर मिनट, है ना। तो अब ये वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पुट करना है, मास ऑफ गैस की जगह पे 6.14 इंटू CPG, स्पेसिफिक हीट ऑफ एग्जॉस्ट गैस, CPG हम लोग को दिया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एग्जॉस्ट गैस हम लोग को गिवन डाटा में दिया हुआ है 1.01, यहाँ पे भी मैंने मिटा दिया किधर था, तो 1.01
ये इसका वैल्यू है सीपीजी का इनटू, अब देखो एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट गैस कितना है टीजी 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, और रूम टेम्परेचर कितना है T0 ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग को इसका वैल्यू मिल जाएगा, कितना आ गया 1736 जूल पर मिनट है ना। ये हो गया हीट रिजेक्टेड टू द एग्जॉस्ट गैसेस है ना। अब अनअकाउंटेड हीट लॉस हम लोग को निकालना है। तो देखो अभी अनअकाउंटेड हीट लॉस कैसे निकालेंगे, अनअकाउंटेड हीट लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अनअकाउंटेड हीट लॉस्ट, इसके लिए क्या करना है हम लोग को, टोटल हीट सप्लाइड है ना, जो भी टोटल हीट सप्लाइड है हमारा, जो टोटल आया था QS है ना, मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू किया था, उसमें से क्या करना है माइनस करना है, क्या क्या करना है, हीट रिजेक्टेड टू कूलिंग वाटर है ना, माइनस हीट रिजेक्टेड टू एग्जॉस्ट गैसेस है ना, और हीट रिजेक्टेड हीट यूटिलाइज बाय ब्रेक पावर है ना। तो ये सब क्या करना है हम लोग को माइनस करना है ना QS में से है ना। तो अब ये QS में से टोटल वैल्यू हम लोग माइनस करेंगे। देखो QS की वैल्यू कितनी है, हमें QS की वैल्यू आई थी 55,562.5, इसमें से हीट यूटिलाइज बाय ब्रेक पावर, हीट रिजेक्टेड टू कूलिंग वाटर, कूलिंग वाटर का कितना है, कूलिंग वाटर का है 1759.8 माइनस एग्जॉस्ट गैस का कितना है 1736 और ब्रेक पावर का कितना है 1753 है ना। ये सबको माइनस कर देंगे तो हम लोग को अनअकाउंटेड हीट लॉस्ट मिल जाएगा। मतलब बाकी के सारे जो रीजन है छोटा मोटा हीट जो लॉस्ट हो रहा है वो सारा मिला के ये हम लोग को मिल जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 312.8 किलो जूल पर मिनट। तो ये मिल गया अनअकाउंटेड हीट लॉस है ना। तो ये सारे वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिए, मतलब ही हीट बैलेंस शीट हमारा कंप्लीट हो गया है ना। इसको चार्ट के फॉर्म में भी आप लोग बाद में लिख सकते हो तो और अच्छा प्रेजेंटेशन आ जाएगा है ना। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने सीखा कि हीट बैलेंस शीट कैसे ड्रॉ करते हैं है ना। अब ये जितने सारे प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सब में इंपॉर्टेंट चीज एक ही है कि फॉर्मूलाज है ना। फॉर्मूला आप पूरे का पूरा याद रखो, अच्छे से फॉर्मूलेज याद रखो, गिवन डाटा पता है तो फॉर्मूले पता है तो आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।